नमस्कार, मैं पंकज राज। हमारे समक्ष जो उपस्थित हैं वार्ड नंबर 5 के दीपा राय खान जी, मैं उनसे कुछ वार्तालाप करूंगा, उनके बारे में जानूंगा कि अपने वो क्षेत्र में अपने लोगों के लिए क्या की हैं, उनके कार्य से पब्लिक संतुष्ट है या नहीं है। जनता की आवाज़ न्यूज़ 24 में मैडम आपका स्वागत है। नमस्ते, मैं वार्ड नंबर 5 की वार्ड पार्षद दीपा रानी खान हूँ और मैं अपने वार्ड के बारे में ये कहना चाहूँगी कि हमारी जनता मेरे काम से संतुष्ट है। जहाँ तक मुझे मेरी जनता से बात होती रहती है उसके अनुसार। दूसरी बात है कि मैंने सबसे पहले साफ़ सफाई पे ध्यान देना शुरू किया, जो कि एक मौलिक अधिकार है सभी लोगों का। और उस सफाई इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि जिस तरह से बीमारियों का प्रकोप आजकल हर गली हर मोहल्ले में चला गया है, उसके लिए सबसे ज़रूरी मैंने उसको प्राथमिकता दी है। उसके बाद जितनी योजनाएं थी उस योजना पर मैंने काम किया, गली नली हो या हर घर नल जल की योजना हो। हाँ, साथ में ये भी बताना चाहूँगी कि हर घर नल जल की योजना की गति बहुत धीमी है। मैं चाहूँगी कि आपके माध्यम से ये बात आगे तक जाए और उसकी गति को तेज़ किया जाए, ताकि इस कार्य को जल्द से जल्द हमारे जनता के बीच में हमारे जनता को लाभ पहुंचाए। मैडम, आपके एरिया में मैडम कितने ये राशन कार्ड फॉर्म भरे गए थे और कितने राशन कार्ड आए हैं, पब्लिक को मिला है, उसके बारे में मैडम आपका क्या विचार है? मेरे वार्ड में लगभग 1250 कार्ड राशन के फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से 842 राशन कार्ड मुझे प्राप्त हुआ। उनमें से सारे कार्डों में ये पाया गया कि जितने लोगों का फ़ोटो खींचा गया था या जितने लोगों के उनके पारिवारिक नाम को सूचित कराया गया था, उन नामों को उसमें डाला नहीं गया, जिसके कारण हमारी जनता को बहुत ही तकलीफ़, बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें उतना राशन का उपयोग या उतना राशन नहीं मिल पा रहा है जितना उनके परिवार के लिए चाहिए। मैडम, सेकेंड क्वेश्चन आपसे मैडम ये है कि इस बार जो बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है 2020 में, इसमें या मैडम आप अब मैडम इसमें नया चेहरा देखना चाहती हैं या फिर यह पुराना चेहरा, माननीय नीतीश कुमार जी या फिर कोई नया चेहरा, इसमें मैडम आपका क्या राय है? इस बारे में मैं कहना चाहूँगी, आप जिस तरह से अपने आप को जनता की आवाज़ बनकर हम सबों के सामने पेश कर रहे हैं, ये इसका जवाब बहुत अच्छा हमसे ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा हमारी जनता दे पाएगी कि उन्हें बदलाव चाहिए या नहीं चाहिए। सर, आपकी क्या राय है? सर, हमारी राय जो है, जो मैडम बोले वही राय हमारी भी होगी कि जो जनता के लिए हित में जो सोचेंगे उनके लिए काम करेंगे। हम चाहेंगे कि उससे से लोग ही आए आगे। आज के डेट में जो लोग बोले कि गली नली हर जगह जो योजना चला है, हर घर नल के आपने योजना चलाया, कहाँ पब्लिक को आप पूरा कर पाएँ? कहीं कुछ नहीं मिल पा रहा है। माननीय नीतीश कुमार जी ने बोला है कि मैंने इतना लाख इतना करोड़ का फंड दिया है, वो बाकी फंड गया कहाँ मैडम? नहीं, वो फंड काफ़ी हद तक लोगों के बीच, जनता के बीच दी गई है, लेकिन वो पूरी तरह से वो कारगर जनता के बीच नहीं आ पाया, क्योंकि अभी भी बहुत सारी कच्ची नली गलियाँ बाकी हैं। जिस तरह मैंने बताया कि हर घर नल जल की योजना की गति बहुत धीमी है। आप अगर जनता के बीच जाएंगे, गलियों मोहल्लों में जाएंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि कितने गलियों तक या कितने दरवाज़ों तक हर नल जल की योजना का उपयोग नहीं हो पाया है। मैडम, आपसे मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? शिक्षा, पॉपुलेशन या तीसरा कोई और? जिस तरह आपने बताया शिक्षा को भी मैं मानती हूँ कि वो बेरोज़गारी का मुख्य कारण है। दूसरी बात यह है कि लोग अपने आप में जागरूक भी नहीं हैं। अगर वो छोटा से छोटा कार्य भी कर रहे हैं तो उसके प्रति उनको ये जानना होगा कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए कहाँ तक लाभकारी है, मेरे परिवार के लिए कहाँ तक लाभदायक है। एक काम को लोग लगातार नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। दूसरी बात है कि शिक्षा को जिस तरह से आपने बताया, वो शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है, जो कार्य कर रहे हो वो भी नहीं अपने आप को स्थिरता ला पाते हैं, ना वो अपने परिवार को उस तरह से समझा पाते हैं। सर, आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही बोले मैडम कि बिहार के अंदर में शिक्षा की बहुत कमी है।
जहाँ से कभी जैसे आंगनबाड़ी ने खुलवाएं इतना, कितने आंगनबाड़ी में पढ़ाई बच्चों के गरीब कष्ट होता है। आप अधिकतर जाके देखिएगा आंगनबाड़ी बंद रहते हैं, उसमें पढ़ाई होते ही नहीं है। सिर्फ आंगनबाड़ी जो है ना पढ़ाई के नाम पर सिर्फ लूट खसोट है यहाँ। माननीय नीतीश कुमार जी ने बोला है कि मैंने हर जगह सरकारी स्कूल खुलवाया है, मतलब बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो मतलब लोगों को लगता है कि नहीं ये किए हैं। बट सर आपसे मेरा पूछना ये है कि जो भी ये सरकारी स्कूल में जो भी टीचर हैं उनको शुद्ध से जनवरी फरवरी का भी स्पेलिंग नहीं आता, इस पे मैडम आपका क्या विचार है? ऐसे शिक्षकों से तो मेरी मुलाकात बहुत कम हो पाई है जिनको इस तरह स्पेलिंग्स का प्रॉब्लम है। ये तो आपको स्कूल में सर्वे करने से या टीचर्स के बीच जाने से ही पता चलेगा। सर आपकी क्या राय है? हमारी राय है कि इस विषय पर नीतीश कुमार जी को चाहिए था कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने किसी भी आदमी हर स्कूल में सर्वे ज़रूर कराना चाहिए और हर टीचर से इंटरव्यू जो ले लेना चाहिए कि इतनी पढ़ी लिखी लायक हैं कि नहीं है जो अपने बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। जैसे हमने क्या बोला कि आंगनबाड़ी बहुत अच्छा स्कीम आया, मगर आंगनबाड़ी में क्या इनका इंक्वायरी कभी कराते हैं कि हाँ हमने आंगनबाड़ी खुलवा दिए गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए, तो क्या वहाँ पढ़ाई ढंग से हो रही है कि नहीं हो रही है? इस पर नीतीश जी को सोचना चाहिए था। बस आंगनबाड़ी खुलवा दिए बस हो गया, ऐसा नहीं होता है। जब आप रेड मारने जाइएगा कुछ बोलने जाइएगा तो उस टाइम में बच्चों को गांव से बटोर के बीच में बैठा देंगे कि हाँ इतना बच्चों है। मगर हम कहते हैं कि पार्ट टाइम किसी वक्त भी जाके आंगनबाड़ी में ज़रूर रेड मारना चाहिए कि बच्चों को सही शिक्षा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पढ़ाई हो रही है कि नहीं पढ़ाई हो रही है। और जब नहीं हो रही है तो कहाँ से बच्चा शिक्षा प्राप्त करेगा? आप ही बोलिए, कहाँ से शिक्षा प्राप्त करेगा? अभी आपने सुना सर ने बोला कि सही ढंग से पढ़ाई नहीं होती है। अगर वो शिक्षा ही अगर सही ढंग से बच्चों को ना मिले तो वो शिक्षित कहाँ से होंगे? सर का ऐसा और मैडम का कहना ऐसा है। मैडम आपसे मेरा चौथा सवाल ये है कि अभी जो एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया है, थोड़ा गौर से सुनिएगा, कि जो गरीब स्तर के लोग हैं, अति पिछड़े ST SC कास्ट के, अगर उनके घर में हत्या हो जाती है, मर्डर हो जाती है तो उनको सरकारी नौकरी मुहैया कराई जाएगी। और मैडम मेरा पूछना आपसे यह है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने ऐसा क्यों कहा? वो जीते जी सरकारी नौकरी ST SC कास्ट के लोग क्यों नहीं दे रहे हैं, वो मरने के बाद ही क्यों दे रहे हैं? मैडम इस पर मैडम का क्या राय है? मैंने अभी इस पे मंथन नहीं किया है क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का नया स्टेटमेंट है। ऐसा कोई केस मेरे वार्ड में अभी तक नहीं आया जिसमें SC ST कास्ट वालों के घर में कोई मृत्यु हो गई हो या उनकी हत्या कर दी गई हो जिसके बदले में उन्हें नौकरी दी जाए। कोई ऐसा केस मेरे सामने आएगा तो ही मैं जान पाऊँगी कि इसमें कितनी सच्चाई है। मैडम मैं आपको ऐसा केस बताता हूँ। ये जहानाबाद नाम सुनी है आप? जहानाबाद में एक अपने पुत्र ने अपने पिता की हत्या कर दी क्योंकि उनका जो 55 साल का उम्र हो चुका था, तो वो बोला कि अब ऐसे 5 साल में रिटायर होंगे और उन मतलब नौकरी के लालच में वो अपने पुत्र मतलब अपने पिता का ही पुत्र हत्या कर दिया। तो ये बताइए ये इससे क्या हो सकता है? अराजकता फैलेगी, क्राइम रेट बिहार का घटेगा कि बढ़ेगा? सर आपका इस पर क्या राय है? इस पर बिल्कुल बढ़ेगा। ये आपने जो बताया वो बिल्कुल सही बताया। ये बेतुके की बात है कि जब वो मरेंगे तो उनके ST को नौकरी मिलेगा। ऐसे में तो बहुत सा ऐसा कांड बढ़ जाएगा कि भाई को मार देगा, लोग बाप को मार देगा नौकरी लेने के चलते। ये बिल्कुल गलत है। मैडम आपका सही चीज़ नहीं आया है। हाँ, ये चीज़ आपने जो उदाहरण दिया जहानाबाद का, ये हो सकता है कि लोग इस ओर ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे कि जैसे आपने बताया पुत्र ने पिता का देहांत कर दिया सिर्फ नौकरी पाने के चक्कर में, तो इस तरह की क्राइम को बढ़ावा मिल सकता है। तो माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के राजा हैं। आइए वो चीज़ बताइए भाईजान, अगर मान लीजिए ST को जो आपने बता रहे हैं कि जॉब देंगे तो जॉब किस स्तर का देंगे? क्या हमारे जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट में किस तरह का आप जॉब दीजिएगा? वो पढ़े लिखे रहेंगे कि अंगूठा छाप रहेंगे? अगर अंगूठा छाप रहेंगे तो कहाँ तक क्या कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे? वो तो सर सरकार की रणनीति है, मतलब ऐसा क्या है क्या नहीं है। ये रणनीति गलत है, बिल्कुल ये रणनीति गलत है। अब ऐसे लोग को आप बैठाइएगा लाके तो ये देश कहाँ जाएगा? आप दीजिए नौकरी, जॉब दीजिए, मगर बराबर का हिस्सा में दीजिए।
पढ़ा लिखा लोग को शिक्षित जो इतना बेरोजगार बेचारे घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको हमने क्या बोला, आंगनबाड़ी तो ST जो भी हैं सब गरीब बच्चों ही के लिए नहीं खोला गया था। वो अगर पढ़े लिख लें तो जाहिर सी बात है कि नौकरी के लिए अपने आप उनको तो उतना मिला हुआ आरक्षण के जरिए भी वो प्राप्त अपना नौकरी कर सकते हैं। मगर ये जो आया है कि उनके ST माने ऐसे उनके वो मर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा या हत्या हो जाएगा, उस विषय पर अगर नौकरी मिलेगा तो एक तो जो अंगूठा छाप जो है वो भी चलाएगा नौकरी में। जब नौकरी में आएगा तो उसको ABCD नहीं मालूम होगा तो क्या करेगा, क्या विकास का काम कर पाएगा। मैडम मेरा लास्ट आपसे क्वेश्चन है कि आरक्षण जो अभी संशोधन हुआ है हमारे समाज में, चाहे जो भी जहाँ लिखा जाता है, मैडम आरक्षण किसको मिलना चाहिए? जैसे बताते हैं आपको एक दो ऐसे एग्जाम्पल है, माननीय श्री चिराग पासवान जी, दूसरे नंबर पे है उदयमान जी, तीसरे नंबर पे है आपको ये जीतन राम मांझी। इन लोग का आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? आरक्षण तो पढ़े लिखे को मिलना चाहिए। आरक्षण जो स्टूडेंट जो पढ़े लिखे जो आते हैं अपने मेरिट पढ़ने, उनको आरक्षण के तौर पर उनको जॉब देना चाहिए। और जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, अब मानिए देखिए 90% से ऊपर आ रहे हैं, बच्चे बेचारे नीचे लटक जा रहे हैं। और जो 90% से नीचे आरक्षण के नाम पर नौकरी प्राप्त कर रहे हैं, तो वही हालत है आज बिहार का, कौन पूरे देश का वही हालत है जो गरक जा रहा है। आरक्षण तो उन्हीं को मिलना चाहिए जो पढ़ लिख के दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं, जो बच्चा 2-2 बजे रात तक पढ़ रहे हैं, उनको मिलना चाहिए आरक्षण। ये आरक्षण के नाम पर तो पूरे देश को बंटवारा करते चले जा रहे हैं आप लोग। सही हकदार तो वही हैं मेरे हिसाब से। आपने सुना सर ने अपने क्षेत्र और लोगों के बारे में बताया कि इनके कार्य से पब्लिक संतुष्ट है, इनके कार्य में कोई भी विघ्न नहीं होता है, जो भी कार्य किए हैं वो सफलतापूर्वक किए हैं। जल नल योजना की जो कार्य है अभी धीमी चल रही है। और जहाँ तक बात है, आप सुन रहे हैं कि ये जो आरक्षण की बात हुई, तो सर का कहना है जो पढ़े लिखे हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसे जनरल में भी आते हैं जो गरीब स्तर के लोग हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसा सरकार को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि आरक्षण उनको मिलना चाहिए जो इसके हकदार हो। आरक्षण उनको ना दीजिए जो उनके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ हो, संपूर्ण हो, फिर भी उनको आरक्षण मिलती है। ये तो न्याय है एक तरह से पब्लिक के साथ। जनता के बारे में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। धन्यवाद आपका बहुत। धन्यवाद।